तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुख्तलिफ ज़ावियों से दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 9 मई के मुकदमात में कलीदी रहनुमाओं की सज़ाओं और नाअहलियों के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जेल में बंद 4 सफ़े अव्वल के रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म भी जारी कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, महमूद रशीद साहब और एजाज चौधरी साहब की जायदादें जो हैं जब्त की जाएंगी। सीनियर वकला का कहना है कि जी तहरीक इंसाफ के सज़ा याफ्ता रहनुमा जो हैं डिवीज़न बेंच के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद रोकने की अपील कर सकते हैं। सीनियर वकला के बकौल जब तक मुकदमा अपीलों के मराहल से नहीं गुजरता, यानी कि केस को फाइनलिटी हासिल नहीं होती, उस वक्त तक निचली अदालतों की जायदाद जब्त करने के जैसे फैसलों पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो सकता। अरकान पार्लियामान की नाअहली के फैसलों पर इलेक्शन कमीशन ने जिस फुर्ती का और जिस तेज़ी से अमल किया है, उसे देखते हुए बाज़ वकला के बकौल ये खदशात मौजूद हैं कि कहीं इस मामले में भी खिलाफ ज़ाब्ता कोई कार्रवाई ना हो। एक सीनियर वकील का कहना है कि जी नाअहली का फैसला सबसे पहले स्पीकर कौमी असम्बली और सेनेट चेयरमैन के पास जाता है आम हालात में, जहाँ इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए कम अज़ कम 30 रोज़ का वक्त होता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास 90 रोज़ होते हैं जिसमें अरकान पार्लियामान की नाअहली के मामले को निपटाया जाता है। लेकिन तहरीक इंसाफ के नाअहल अरकान के मामले को जो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फास्ट ट्रैक पर निपटाया, यानी कि जो 30 रोज़ जो उनको देने चाहिए थे स्पीकर कौमी असम्बली को और चेयरमैन सेनेट को, वो उन्होंने नहीं दिए। इसी तरह जो प्रोसेस जो है 3 माह में मुकम्मल होना था इलेक्शन कमीशन के अंदर, उसको भी जो है फौरी झटपट के अंदर जो है निपटाया गया। ताहम पेशावर हाई कोर्ट ने जो है 15 अगस्त तक सेनेट और कौमी असम्बली में नए कायदे के खिलाफ की तकरीरी रोकने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है और उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ जो है मजीद कार्रवाई जो है उसको भी इलेक्शन कमीशन को करने से रोका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी 14 अगस्त के एहतजाज के हवाले से तहरीक इंसाफ की सफ़ों में कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। इमरान खान के एक पर वाज़े पैगाम के बावजूद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने 14 अगस्त को एहतजाज न करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी 14 अगस्त को एहतजाज नहीं होगा, बल्कि उस रोज़ तहरीक इंसाफ जश्न आज़ादी मनाएगी। 14 अगस्त जश्न का दिन है, पूरी कौम जश्न मनाती है, हम जश्न मनाएंगे। पूरी कौम अपनी जो आज़ादी की तमन्ना है, आज़ादी की जो ख्वाहिश है, उसका इजहार करेगी, लेकिन ये जश्न का दिन है, ये एहतजाज का दिन नहीं है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आजम स्वाति साहब ने सवाल पूछा कि जी कौन कह रहे एहतजाज हो रहा है? कोई शख्स अगर एहतजाज की बात भी कर रहा है तो वो पार्टी की खिलाफ वर्जी है। कायदे आज़म की सबसे बड़ी फतह का दिन है, ये पाकिस्तान का दिन है, इसको हम जोश और खरोश से मनाएंगे। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि इस दिन एहतजाज होगा तो वो पार्टी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 5 रोज़ कबल इमरान खान ने एक्स पर अपने पैगाम में जहां 5 अगस्त के एहतजाज पर जो है अपने कारकुनों को शाबाश दी थी, वहीं 14 अगस्त को जो है तहरीक का अगला अहम दिन उसको करार दिया था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि जी कौम उस रोज़ एक बार फिर भरपूर अंदाज में निकले और हकीकी आज़ादी के लिए सब मिलकर कुर्बानी दें। उन्होंने ख़ास तौर पर पार्टी के अहदेदारों को पैगाम दिया था कि वो दिलों से जेल का डर निकाल कर एहतजाज की क़यादत करें। लेकिन तहरीक इंसाफ की आज़ाद क़यादत किसी और अंदाज से सोच रही है और इमरान खान के फैसले पे अमल दरामद अब जो है मुश्किल दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, क्या कर सकती है, क्या पार्टी में अंदरूनी तज़ादात बढ़ रहे हैं? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब। पार्टी में तो नहीं है लेकिन पार्टी के मामलात पे बड़ी गहरी नज़र है। मरवत साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इमरान खान ने बड़ा वाज़े कहा था कि जी 14 अगस्त को भी एहतजाज होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद क़यादत है उसके तो सिग्नल कुछ और है। वो कह रहे हैं जी कोई एहतजाज नहीं हो रहा और जश्न आज़ादी मनाएंगे। क्या किस तरह से देख रहे हैं आप ये इन मुतज़ाद चीज़ों को, बयानात को? इसका मुझे इदराक है कि जब भी खान साहब के पैगामात डायरेक्टली आवाम के सामने जेल के पास ही पेश किए जाते हैं तो इसमें पार्टी का इनपुट नहीं होता है। उधर खान साहब ने बोल दिया, इधर बता दिया, तो यूं इस तरह की कंफ्यूजन पैदा होती है। 14 अगस्त पे अगर पार्टी का इनपुट होता, लगता यह है कि खान साहब ने 14 अगस्त की शायद कहा हो कि अब यहाँ पे एजिटेशन हो, लेकिन जो अवामी मूड है या जो पार्टी के अंदर लोगों का मूड था कि 14 अगस्त को एक तरफ जश्न आज़ादी मनाएं और दूसरी तरफ फिर एहतजाज करें, ये बात कुछ बनती नहीं थी। तो आज जो बयानात आए हैं अच्छे हैं, मैं खुद भी इसी राय का हूँ कि 14 अगस्त को हम एहतजाज नहीं कर सकते हैं। 14 अगस्त को आप जश्न आज़ादी तो मना सकते हैं, पाकिस्तान की तख्लीक का दिन है, उस रोज एहतजाज और साथ में फिर जश्न आज़ादी मनाना, दोनों जो है ये बिल्कुल यकसानियत नहीं रखते थे।
तो लिहाजा कंफ्यूजन हमेशा इसी वजह से पैदा होती है कि खान साहब जो पैगाम दे देता है वो फौरन ही आवाम के सामने शेयर हो जाता है, इसकी कांट चांट नहीं होती है, इसमें पार्टी का इनपुट नहीं होता है, आगे पीछे नहीं देखा जाता है, तो इस तरह की कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। आपको पहले भी ये मसले होते थे खदशा है कि क्या इसकी वजह से जो है बदगुमानी पैदा होगी जो आज़ाद क़यादत है उनके दरमियान, और उनके जो सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, वो तो इमरान खान से जुड़े हुए हैं, वो देखेंगे जी अमल नहीं हो रहा, तो आपके ख्याल में वो बदगुमान होंगे जो इस वक्त ओहदेदार हैं, उन पर पहले ही बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है? नहीं, मेरा ख्याल है बदगुमानी का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि बड़ी जेन्युइन रीजन है। ये नहीं है कि खान की हुक्म अदूली है शायद ये लोग चाहते होंगे, बल्कि इनको समझ आ रहा है कि पाकिस्तान की तख्लीक के रोज पाकिस्तान में एहतजाज करना जो है वैसी हम पे तोहमतें हैं, पीटीआई पे इल्जामात की बारिश है, और अगर 14 अगस्त को बिलफर्द एहतजाज के दिन कोई ऐसे वाकयात हो जाते हैं तो फिर इन इल्जामात से ताहयात जो हैं छुटकारा नहीं पाएंगे। वर्कर शायद कायल होंगे, और ये दानिशमंदाना फैसला है। मुझे भी इस पे हैरत थी कि 14 अगस्त को एक तरफ एहतजाज और दूसरी तरफ जश्न आज़ादी, ये दोनों जो है मुताबिकत नहीं करते थे, तो बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। अच्छा, ये बताइए कि जो भी हो रहा है इस वक्त पीटीआई के साथ, उनके लिए जो है सियासी मैदान तंग से तंग होता जा रहा है। अब जो आज ताज़ा तरीन है कि जी गिरफ्तार रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने की भी बात हो रही है, क्या मशवरा देंगे आप तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि क्या करे? इतना ज़बरदस्त जो दबाव आ रहा है हर सतह पे, लोग नाअहल हो रहे हैं, उनके जेल में जा रहे हैं, वारंट उनकी गिरफ्तारी के सामने आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गिरती हुई या जो तनज़ुल पजीरी है, इसको एक्सप्लाइट करने का सोचा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन हालात में जो सबसे अहम चीज़ इनको दरकार थी वो अपनी ताकत को मेंटेन करना था, इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रखना था, जो पार्टी मेंटेन नहीं कर पाई, और जिसकी वजह से पार्टी इंतशार और तकसीम का शिकार हुई, और नतीजतन जो है 5 अगस्त एहतजाज देखा। इस कमजोर एहतजाज ने पार्टी के जो मामला या पार्टी की जो साख है इसको नुकसान भी दिया है, और दूसरी तरफ मुखालिफ कुव्वतों को जो है कि वो अब एग्रेसिव मजीद एग्रेशन करें। पार्टी की जो क़यादत है वो शायद भूल गई है ऐसे हालात में जो जवाबी कार्रवाई करनी थी या जो अपनी साख बहाल करनी थी या मेंटेन करनी थी, वो मुनासिब इकदाम लेने के बजाय उन्होंने तरजीह दी कि जनाब अटक के उस पार पना ले। अब आदि की आदत जो है अटक के उस पार है, इससे मजीद खौफ का समा पैदा हो गया। मजीद कमजोरियां जो हैं, जब आप पे जबर जुल्म होता है या नाइंसाफी होती है तो इसका इलाज ये है कि आप इसके आगे डट जाएं। गिरफ्तारी होती है, आपने गिरफ्तारी से बचने के लिए या पनाह लेने के लिए अगर आपने अटक पार जाना है, तो जो लोग देख रहे हैं वो ये समझते हैं कि शायद खौफ जो है वो दोबारा फैल रहा है। फिर आपने देखा ना, बड़े तवातर के साथ ये फैसले आ रहे हैं, ये फैसले मजीद खौफ को फैला रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन बढ़ रही है, सजाएं हो रही हैं, और दूसरी जानिब जो है वो बयानुल मरसूस को जवाज बना के या फिर जो दीगर मईशत की बात करके वो कहते हैं कि हमारी पोजीशन मुस्तहकम हो गई। फिर वाकई एक चीज जो है जो रिजर्व सीटें गई, तो लिहाजा कमजोरियां तो पैदा हुई। कमजोरियां पैदा हुई। ये मुझे बताइए कि आपकी हमदर्दियां ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इस मौके पे कोई इस बात की उम्मीद है कि कोई आप किरदार अदा कर सकें एहतजाज के मामले को मुनज़्ज़म करने के लिए, या फिर मुज़ाकरात के हवाले से कोई आपको नजर आ रहा है अपना कोई किरदार? मेरा ख्याल है कि ये नहीं चाहते हैं हमारे दोस्त पार्टी में, जो बिलख़ुसूस वो लोग जिन्होंने मुझे निकलवाया है कि मैं खान के लिए या पार्टी के लिए कोई किरदार अदा कर सकूं, यही वो रवैये हैं जिन्होंने पार्टी को कमजोर किया है। मैंने अपने तय कोशिश की, 3 दफा निकाला गया, और निकाले जाने के बावजूद भी इनकी कमजोर हालत को देखते हुए मैंने उस दिन पार्लिमानी पार्टी में अपना मौकिफ भी दिया, और मैंने जो मौजूदा क़यादत है उसको मुरीद इल्जाम ठहराया है। लेकिन इसके बाद जो है जो इतराज़ात उठे पार्टी के अंदर, जो मेरे दोबारा आने के हवाले से
जो सवाल जिन हजरात और खवातीन ने उठाए, इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि मैं अपना किरदार अदा करूं, और इस दौर में किरदार अदा करना मतलब अब एक मुझे मर के मुतरादिफ हैं। तो यूं अब मैं इन हालात में, जबकि इनको एहसास ही नहीं है कि पार्टी जो है उसको मुतहरिक होना है, पार्टी मेरी जाती राय में दोबारा 9 मई के मकाम पे पहुंच चुकी है, उससे ज्यादा हम कमजोर हो चुके हैं। और उस जमाने में तो हमने रिमीडियल मेजर लिए, लाया, कन्वेंशन जल्द से जुलूस किए, लेकिन अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है कि कोई इस तरह की कार्रवाई होगी, और आने वाले वक्त में शायद ये सख्तियां मजीद बढ़ेंगी और पार्टी जो है विथस्टैंड नहीं कर पाएगी। मुझे ये बताइए कि जब आपका इतना, और आप हो गए और कई रहनुमा हैं जो वापसी के ख्वाहिशमंद हैं पार्टी में, फिर उस तनाजुर में अलीमा खान पर आपकी तनकीद समझ में नहीं आई, और जो आपने इल्ज़ामात लगाए वो तहरीक इंसाफ का जो एक हार्ड कोर वर्कर है वो भी मेरे ख्याल में उसको बाय नहीं कर रहा उस चीज़ को। क्या कहेंगे, क्या इतनी वो ज़रूरत थी कि आप जो है इस तरह के एतराज़ करें अलीमा साहिबा पे? जी मैं देखिए आपकी तस्हीह कर देता हूँ, मैंने इल्जामात नहीं लगाए, मैंने मोहतरमा की तरफ से मेरे ऊपर लगाए गए इल्जामात का जवाब दिया है। ये इल्जामात मेरे, और इससे बढ़ के इल्जामात मोहतरमा ने मुझ पे लगाए, जिसका जवाब मैंने दिया। अब ये मेरा बुनियादी हक है कि अपने खिलाफ इल्जाम तराशी पे अपना मौक़िफ़ दूं, तो ये मेरा मौक़िफ़ था, मैंने दिया है। इसे तस्हीह होनी चाहिए, इल्जाम वहां से लगा, मैंने तो जवाब दिया है। आपने से जवाब दिया। अब अगर हार्ड कोर वर्कर जो है वो ये भी देखे ना, मैंने आगाज तो नहीं किया ना, मैंने इल्जाम तराशियां शुरू नहीं की है, मैं क्यों खान की बहन पे या खान की दीगर लोगों पे इल्जाम तराशियां करूं? अच्छा, आप समझते कि जवाब देने के बाद भी रास्ता खुला होगा आपके लिए वापसी का, या आप समझते हैं कि अब आपको जो चैप्टर है वो पीटीआई में बंद होता हुआ नजर आ रहा है? मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि मुझे अपना कोई मुस्तकबिल पीटीआई में नजर नहीं आ रहा है, और मैं तो अपनी 3 दफा निकाले जाने के बावजूद भी वर्कर को यह बताना चाहता हूं कि मैं खान का साथ नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर उनको मेरी जरूरत नहीं है तो मैं जिधर हूं, क्योंकि ताल्लुक किसी से जबरदस्ती नहीं बनाया जाता है। अपनी तय मैंने कोशिश की, अब अगर इनको समझ नहीं आ रही है, पार्टी जो है काई की तरफ गिर रही है, और मैं नहीं चाहता हूं कि पार्टी जो है वो, लेकिन इन अवामिल से, इन हरकतों से पार्टी की तदफीन हो रही है। तो पार्टी जो है, अगर आप देख रहे हैं कि आपका किरदार नहीं बन रहा तहरीक इंसाफ में, तो क्या आपका फिर लाहेअमल होगा? आप क्या किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे? आप आज़ाद रहेंगे? क्या आप करेंगे? इस वक्त तो मैं हालात को देखता हूँ कि क्या होता है। मेरी हमदर्दियां तो खान के साथ हैं, लेकिन मुझे अफसोस है इन रवैयों पे, और मेरा ख्याल है कि शायद जल्दी खान को भी एहसास होगा कि ये जो हो रहा है दुरुस्त नहीं हो रहा है, और पीटीआई की आदत, जो संजीदा की आदत है, उनको एहसास होना चाहिए। मैंने कोई ओहदे मनासिब तो नहीं मांगे हैं, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे रत्ती बराबर एहसान दरकार नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि जो एहतजाज है उसकी जिम्मेदारियां दो, लेकिन जो मेरे साथ ज्यादती की है उस पर तासुफ करो। इनको कबूल नहीं है तो मैं इधर ठीक हूँ। मैं मतलब कुछ मामलात पे इंसान अडधर्म हो जाता है, और मैं समझ लें कि मेरे पास और इसके अलावा कोई चारा नहीं। मेरी मालूमात है कि आपका एक बहुत बड़ा सर्कल है सिटिंग एमएनएज का, कि जो आपकी हिमायत करते हैं, एमपीएज हैं जो आपकी हिमायत करते हैं, वो समझते हैं कि आपकी ज़रूरत है पार्टी को, और उनकी बड़ी मौसर आवाज़ भी, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आज भी कलीदी जगहों पर है पार्टी में। लेकिन मेरा झगड़ा खान से तो नहीं है ना। मेरा झगड़ा खान से तो नहीं है, मैंने कभी खान या खान की बीवी पे तो कोई इल्जाम तराशी नहीं की है। इन्होंने तो मनगढ़ंत बना बातें कर लेते हैं कि जी खान की वाइफ पे या खान पे मैंने इल्जाम कभी लंदन में कभी अमेरिका में बना दिए। मैंने कभी पीटीआई के मौकिफ की जो है उस के खिलाफ बात नहीं की है। लोगों के साथ में मसले बन जाते हैं जो मेरे खिलाफ बयानात दे जाते हैं। बाकी पीटीआई में एक वसी सर्कल है, मैं बहुत सारे एमएनएज एमपीएस का वकील रहा हूँ, बहुत सारे लीडरशिप का वकील रहा हूँ, मेरे उनके साथ जाती मरासम है, बहुत सारे लाखों वर्करों के साथ मेरा एक राब्ता है जो मेरे साथ 9 मई के बाद निकले, और 3 दफा निकाले जाने के बावजूद भी आज भी अगर मेरे लिए आवाज उठती है तो पहला आदमी हूँ पीटीआई में जिसके लिए लोग कहते हैं, क्योंकि पीटीआई में माजी में जितने लोग निकाले गए वो दोबारा नहीं आए। मेरा 4थी दफा ये लोग कह रहे हैं कि जी इनको लें। मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वर्कर समझते हैं कि मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है और ज्यादतियों पे ज्यादतियां हो रही है। ये वो पार्टी है
जहां पे लोग अकल से और मंतिक से सोचते भी हैं और जवाब भी देते हैं, और यही वजह है कि आज भी पीटीआई के सर्कल में मेरे लिए आवाज उठ रही है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी शिकायतें अपनी जगह, लेकिन आपने क्या मामलात को सुधारने के लिए अपने तय कोई कोशिश की, कोई बात की कि एस्टेब्लिशमेंट से आपकी बात हो, आप मतलब है कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकें? कोई इस तरह की कोई कोशिश आप समझते हैं कि हुई है? जी वो नहीं, मैं तो जी रांदे दरगाह हूँ। पाकिस्तान की कौन सी पार्टी है, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया तमाम समेत, जिनके साथ मेरे पंगे ना हो, और वो सब पीटीआई के लिए किए हैं। अब वो जो पीटीआई है वो भी पंगे ले रही है। अब लिहाजा इन हालात में मैं अब, यानी एस्टेब्लिशमेंट ने बात करनी है तो पीटीआई के साथ करनी है ना। एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे साथ किस हवाले से बात करनी है? आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ में अंदर ऐसे कोई लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हो, जो वो किरदार अदा करने की कोशिश करें कि एक ब्रिज बनाने का, पुल का, कि जो गलत फहमियाँ हों वो दूर हो? पॉलिटिकल पार्टी है ना, माजी में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकिर, पॉलिटिकल पार्टी है, माजी में भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकिरात हुए हैं। तो लिहाजा ये कोई ऐसा सवाल तो नहीं है कि जिसका आपको इल्म नहीं है। माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग में एंगेज रही है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए, आप इनका कोई किरदार देख रहे हैं? मतलब खैर अभी और मुकदमात में है वो जेल में, लेकिन आप समझते हैं कि वो अगर आज़ाद हो जाते हैं तो वो कोई किरदार, मुस्बत किरदार अदा कर पाएंगे? देखिए, वो हलीम शख्सियत के मालिक हैं। लेकिन देखना ये है कि आया वो रिहा भी होते हैं या नहीं। जब वो रिहा हो जाएंगे तो तब इस पे मैं कोई सही कमेंट कर सकूंगा। अच्छा, एक ज़माने में मैं ये देख रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब वफाकी हुकूमत के भी बड़े निशाने पे थे, उन पर पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। आपके ख्याल में वो दबाव उन पर ख़त्म हो गया या अभी भी बरकरार है? आपको खदशात हैं उनके वज़ारत आला के हवाले से? कोई अंदेशे नहीं है मुझे उनके वज़ारत आला के हवाले से, ख़ुसूसन मुखालिफिन से या एस्टेब्लिशमेंट से या सियासी मुखालिफ पार्टियों से। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके हवाले से मैं हमेशा खाइफ रहा हूँ कि उनके मामलात जो हैं अल्लाह करे ठीक हो जाए, लेकिन सोशल मीडिया जो है मुसलसल उनकी जो है चित्रोल कर रही है। तो वो आपको लगता है कि उनकी वजारत आला जो है वो दबाव का शिकार है या चलता रहेगा इसी तरह? पीटीआई में तो दबाव हर वक्त होता है। हर दूसरा शख्स खान बनने की कोशिश करता है। मीडिया अलहदा जो है नाखुदा बन जाता है। जो लोग खान के साथ राब्ते में होते हैं वो भी अपने आप को कुछ समझते हैं, तो यूं भी घुटन बहुत ज्यादा होती है। हर एक को जवाबदेह होना पड़ता है, हर एक को राजी करना होता है। ये मामलात से लाजिमन अली अमीन खान भी दो चार होंगे। बरोज साहब, आपकी केपी के मामलात पे बड़ी गहरी नज़र है और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी बाजोड़ में ऑपरेशन की बात हो रही है, जिसकी तायीद जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने भी की है, हालांकि कुछ मुखालफत में आवाज़ें भी हैं। आपका क्या नुक्ता नज़र है? बाजोड़ के मामलात का मुझे इल्म नहीं है कि देखिए ऑपरेशन वहाँ पे होता है जहाँ वसी पैमाने पे मिलिटेंट्स का, वसी रकबे पे मिलिटेंट्स का कब्जा हो। अब केपी के एक महीना पहले की सूरत अल से नहीं थी। बाजोड़ में बदामी के वाकयात तवातुर से हो रहे हैं। यही हालात मेरे अपने हल्के के हैं। लेकिन ऑपरेशन जो है अगर पहाड़ी इलाके में होना है, कोई पहाड़ों में छुपे हुए हैं जहां से डिस्प्लेसमेंट का खतरा नहीं है, तो फिर तो होना चाहिए। लेकिन अगर किसी रकबे पे लोग आबाद हैं और उनको माइग्रेशन करना होगा तो फिर ऐसे ऑपरेशन के हवाले से मेरी राय इसकी हक में नहीं होगी। अच्छा, एक और मेरा आखिरी सवाल कि आप क्या समझते हैं कि अमूमी तौर पे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है और उसमें जो है शहबाज हुकूमत की आपको लगता है कि गिरफ्त मजबूत हो गई है अब मामलात के ऊपर? वही वो ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात है, हाइब्रिड रिजीम टाइप है। और सिर्फ हुकूमत की मजबूती काफ़ी नहीं है। मामलात जो हैं अभी देखेंगे कि आगे किस तरह जाते हैं, किस करवट बैठता है, एक्सटेंशन आ रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है आने वाले वक्त में तश्तज़बाम होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है। आखिरी एक और सवाल, अच्छा आपने यकीनन मरवा साहब ये खबर सुनी होगी कि इमरान खान की साबका बेगम ने, रेहाम खान साहिबा ने जो है एक नई सियासी जमात बना ली है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में मजीद सियासी जमातों की गुंजाइश है या नहीं है? जब मुल्क इतना बड़ा है, 25 करोड़ लोग हैं, पार्टियां बनाने के अलावा
हमारा कोई और मशगला है ही नहीं, तो बना लिया उन्होंने, मोहतरमा ने, ठीक है, उसका हक है, कायनी बुनियादी हक है। उनको भी शायद तवक्को होगी कि लोग उनके साथ भी मिल सकते हैं, तो उनको भी अपनी कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मरवत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी शेर अफजल मरवत साहब की। यहाँ पे हम थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हम हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका की, जिसके हम देख रहे हैं कि बाज़गश्त अभी तक बड़े भरपूर तरीके से जारी है और भारत में बहुत ज़्यादा इस मामले पर तशवीश है, भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है। बात होती है वक्फे के बाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के 2 माह में दूसरे दौरे अमेरिका की बाज़गश्त जारी है। इन दौरों पर सबसे ज़्यादा शोर जो है भारतीय सरकार और भारतीय मीडिया मचा रहा है। अमेरिका की जानिब से BLA और उसकी ज़ैली ग्रुप जो है मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देना जो है कामयाब फौजी डिप्लोमेसी की दलील है, जिससे दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की बैन अवी सतह पर तायीद होती नजर आ रही है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि जी मजीद ब्रिगेड और BLA कई मौलिक दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस हैं, जिसमें जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग जैसे वाक़यात शामिल हैं। और आपको याद होगा कि उस हमले में जो 31 शहरी और सिक्योरिटी एहलकार जो थे वो जाँ बहक हुए थे और 300 से ज़्यादा मुसाफिर जो हैं यरगमाल बनाए गए थे। पाकिस्तान एक अरसे से भारत की जो रियासती दहशतगर्दी को दुनिया के सामने नुमाया कर रहा है, बेनकाब कर रहा है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमों की नामजदगी उनकी माली और लॉजिस्टिक मामलात ख़त्म करने का बड़ा मौसर तरीका है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, आप अमेरिका में और इस वक्त जो मरकज़ निगाह है वो फील्ड मार्शल का दौरा है अमेरिका बना हुआ है, और उसी तनाजुर में मैं देख रहा था कि जी भारत के जो स्पोक्स पर्सन हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के रणधीर जसवाल साहब, उन्होंने आर्मी चीफ की जो तकरीर हुई थी फ्लोरिडा में उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है और कह रहे हैं जी सेबर रेटलिंग इज़ पाकिस्तान स्टॉक इन ट्रेड, जो और ज़ाहिर है कि ट्विस्ट किया गया उस पूरी तकरीर को जिस तरह से भारतीय मीडिया की रिवायत है। क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इसके? हमारी तरफ से डिनाइल आ चुका बड़े भरपूर तरीके से। जनाब बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने इनवाइट किया। ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ये आजकल क्योंकि जंग परसेप्शंस की हो चुकी है और आई एम श्योर रॉ बड़ी एक्टिव है। हाँ। वो मिलिट्री फ्रंट पे तो कोई विक्ट्री हासिल नहीं हो सकती। अब उन्होंने सोचा होगा कि ये परसेप्शन जो खास तौर पर पाकिस्तान की ओवरऑल और हमारी मुसल्लह अफवाज ने जो बनाई है मई की कारकर्दगी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतनी ज्यादा रिकॉग्नाइज की जा रही है। जाहिर है उसको डेंट डालने का यही तरीका है कि आप एक हमारी फोर्सेस को खासतौर पर लीडरशिप को इररिस्पॉन्सिबल लीडरशिप की तरफ परसेप्शन क्रिएट करें। ये मैं यही था और यहाँ मैं अभी कल ही अमेरिका से कनाडा आया हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन चैनल से मुझे कहा कि आप अपने कमेंट दें हमें कि जी आपके फील्ड मार्शल साहब ने ये कहा है। तो मैंने उनसे कहा जी वो डिनाई कर दिया उन्होंने कहा नहीं लेकिन ये फीलिंग तो यही आई है। मतलब वो इंसिस्ट करना चाहते हैं कि कोई ऐसी बात हुई है। मैंने तो जाहिर इनकार किया जाने पे। मैंने कहा जी जब हमारी हुकूमत ने अब डिनाई कर दिया कि वो बेसलेस है तो उसमें वो प्रोग्राम ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये फीलिंग है कि एक्सप्लॉयटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने अपने लिए बना ली हुई है कि हम हमारे पास यही रह गया कि हम एक परसेप्शंस के या एक ऐसा इल्यूजन बनाएं या डिल्यूजन बनाएं। डिल्यूजन कहते हैं उस चीज को जो आप खुद यकीन करते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे भी वही यकीन करें। तो ये डिल्यूजन की हालत में हिंदुस्तान कब से है आपने नोट किया होगा। एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने भी डिल्यूजन में ही आके की बात कर दी। जी जी 93 दिन बाद आके उसी डिल्यूजन को आके बता दिया। हिंदुस्तान अभी तक वो शायद सेल्फ डिनाइल मोड में है और जितना जल्दी निकला है मेरा ख्याल है हमारे खित्ते के लिए भी अच्छा है, उनके लिए अपने लिए भी अच्छा है। दुरुस्त का। अच्छा, ये सफारतकारी अमूमन हम देखते हैं कि जी दो ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं सफारतकारी में उनका अपना मामला होता है, तीसरे मुल्क को इतराज़ नहीं होता। भारत की जब बड़ी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चल रही थी अमेरिका के साथ तो पाकिस्तान ने कभी शोर नहीं मचाया कि जी न्यूक्लियर कोऑपरेशन हो रही है, खलाई कोऑपरेशन हो रही है। लेकिन जो आर्मी चीफ के पैदर पै 2 दौरे हुए हैं उस पर आप देखें, भारतीय सरकार को देखें, भारतीय मीडिया को देखें, अच्छा खासा वावेला मचा रहे हैं। तो ये क्या, ये इतनी नर्वसनेस क्यों है वहाँ पर? क्या वजह है कि मतलब है वरना एक मुल्क का दौरा है, तीसरे मुल्क का, आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपके अपने ताल्लुकात हैं उनसे, अमेरिका से, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी? जी आमिर साहब, ये देखिए, ये हिंदुस्तान का पहली दफा उनको ये न्यू नॉर्मल वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे कि ये न्यू नॉर्मल हो चुका है, दुनिया मूव कर चुकी है। हिंदुस्तान ने पिछले 4-5 दहाइयों में यूरोप को भी एक्सप्लॉइट किया, अपने रशिया को भी किया, अमेरिका को भी इंगेज किया और हर एक को ये रियलाइजेशन कराई कि हम शायद आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल पार्टनर हैं और वो हम ही रीजनल एक पावर हैं जो चाइना की टक्कर ले सकता है। तो दुनिया ने मान लिया था।
लेकिन अब आपने नोट किया होगा जो इंडिया ने ब्रिक्स की तरफ इनिशिएटिव ली है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और अफ्रीका, ये मुल्कों के साथ मिलकर जब किया तो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी आना पड़ा। मैं ब्रिक्स को कामयाब नहीं होने दूंगा और हिंदुस्तान पर एक गुस्से की बड़ी वजह ब्रिक्स भी है। आपने नोट किया होगा कि हिंदुस्तान उसका फाउंडिंग मेंबर है। तो अब अमेरिका को भी ये रियलाइज हुआ है और यहाँ भी लोग यही समझना शुरू हुए हैं कि इंडिया ने काफी एक्सप्लॉइट किया अपनी पोजीशन को और पाकिस्तान की कॉस्ट पे किया है। तो अब पाकिस्तान ने, क्योंकि जैसे हम पहले भी हम बात कर चुके थे आपके साथ कि पाकिस्तान ने जो विक्ट्री हासिल की है वो हमने एक वैल्यू अपनी ऐड की है दुनिया की नजरों में, कि बिकॉज मैं हमेशा से कहता हूं कि विक्ट्री हैज अ वैल्यू। अगर आप खुदा ना खास्ता डिफीट होती तो किसी ने हमें मुंह नहीं लगाना था, किसी ने हमसे बात नहीं करनी थी। और फिर दुनिया ने रियलाइज किया कि हम एक पावर हैं। और आपने नोट किया होगा ग्लोबली दुनिया पावर टॉक्स टू पावर। ये नहीं होता कि आप पावर जो है किसी कमजोर मुल्क के साथ जाके नेगोशिएशन शुरू करें। तो हमने ये अर्न की है जो हिंदुस्तान के लिए बड़ी स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है और उनको खौफ आता है पाकिस्तान की रेलेवेंस होने के, क्योंकि उनके रेलेवेंट रहने का जवाज ही तब तक है जब पाकिस्तान इररेलेवेंट रहे। और अगर ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हिंदुस्तान इतने अरसे से एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, रेलेवेंट रह रहा था, हमने तो कभी शोर नहीं मचाया था किस मुल्क के साथ आप असले की डील कर रहे हैं, रशिया से क्या ले रहे हैं, फ्रांस से क्या ले रहे हैं, अमेरिका से क्या ले रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान इनसिक्योर फॉरेन फील करता है क्योंकि उसने ये वाला सर्कमस्टांसेस कभी देखे नहीं है ट्रेडिशनली 30-40 सालों में। और नहीं, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया हो, हमारी इलेक्शन के दौर हो, कभी भी इंडिया फोकल पॉइंट नहीं होता हमारे डिस्कशन का। मतलब हम जब तक वो कुछ हमसे बदमाशी नहीं करता वरना पाकिस्तान तो आगे बढ़ जाते हैं हमेशा अच्छे खुश मिजाजी के साथ। अच्छा, मुझे ये बताइए एक और बहुत बड़ा जो फैसला हुआ कि अमेरिका की जानिब से BLA और उसके जो अलाइड ग्रुप है मजीद ब्रिगेड, उसको दहशतगर्द करार दिया गया। तो ठीक है, आपकी मामलात में फदाई रहते, लेकिन इन मामलात पे भी आपकी गहरी नज़र है। क्या अहमियत है इसकी सिंबलिज्म क्या है जो उसको दहशतगर्द करार दिया है? मेरा मानना ये आमिर साहब, ये एक मॉरल विक्ट्री है या एक मॉरल जीत हम इसको इसलिए कहेंगे कि ये बहुत बड़ा उस तरह डेंड नहीं होता। ये अमेरिका क्या करता है, अपने सीज कर देते हैं उनके असासे, ट्रांजैक्शन उनके नाम पे नहीं होती, अगर कोई फंड जारी हो तो वो रोक लिए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, इसका जो इन्फ्लुएंस और परसेप्शन जैसे मैंने कहा था वो बड़ा मैटर करती है दुनिया के बाकी मुल्कों पर। दुनिया ये रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देती है कि अमेरिका की अलाइनमेंट इस सब्जेक्ट पर कहाँ है। तो ये एक बहुत बड़ी उस तरह अचीवमेंट तो है, लेकिन इसको हम विक्ट्री समझ के स्लीप ओवर जिसको कहते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी फंडिंग हिंदुस्तान से मोस्टली आ रही थी और दूसरे सोर्सेस से आ रही है। अमेरिका से फंडिंग नहीं आ रही थी जो अमेरिका फौरन रोक देगा तो कहेगा कि चलें जी अब वो क्लैप्स कर जाएगी उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, दहशतगर्द तंजीम जो है। अब फंडिंग उनकी अमेरिका से आ रही है, ट्रेनिंग, सपोर्ट, सब कुछ लॉजिस्टिक इंडिया से आ रही है, तो इंडिया कंटिन्यू रखेगा। लेकिन हमें मॉरल असेंडेंसी जिसको कहते हैं ना, अखलाकी हमें फतह हासिल हुई है कि व्हेन अमेरिका ने रियलाइज किया है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए डिप्लोमेट फ्रंट पे, बल्कि दूसरे मुल्कों में कन्विंस करना चाहिए कि अमेरिका को वो भी फॉलो करते हुए जितने मुल्क कंडेम करेंगे हिंदुस्तान के लिए डिप्लोमेटिक सेटबैक उतना ही ज्यादा। अच्छा, क्या ये नहीं होता जैसे अमलन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फंडिंग जो अमेरिका से नहीं होती दहशतगर्द तंजीमों को, लेकिन क्या उनके लॉ से जो ममालिक कर रहे होते हैं उन पर कोई असर पड़ता है? जैसे भारत फंडिंग कर रहा है, भारत का फुटप्रिंट हर जगह पे दहशतगर्दी में है पाकिस्तान में ना। एक उनका लिविंग एग्जाम्पल कुलभूषण यादव है हमारी उसके अंदर कस्टडी के अंदर, फिर उन्होंने कराची हो, बलूचिस्तान हो, KP हो, हर जगह पे उनके फुटप्रिंट्स हैं। तो क्या बैनुल-अक़वामी बरादरी इस मामले पे कुछ कर सकती है, कर पाएगी? देखिए, जैसे मैं थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था आमिर साहब कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अब रेलेवेंट है दुनिया के लिए। तो लोग हमारी बात सुनना भी चाहते हैं और लोग हमारी बात पे यकीन भी करते हैं। और खास तौर पर हमने जो जहाज मारे और हिंदुस्तान ने 93 दिन बाद क्लेम किया, हमारी क्रेडिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा है। तो हमें इसको जिसको कहते हैं ना वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहिए अपनी रेलेवेंस को, क्योंकि दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार है, हमें लॉजिकल समझ रही है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम पहलगाम से लेके कह रहे हैं कि इंक्वायरी कराने को तैयार है, हमारी बातें नहीं मानी गई। हमने सबूत ऑफर किया कि सबूत दे दे, नहीं मानी गई। हमने इंक्वायरी कहा करवा ले कॉमन, नहीं मानी गई। तो दुनिया हमें, यहाँ मैं अमेरिका में काफी लेक्चर्स दे चुका हूँ, कनाडा में भी, तो जब इंटरेक्शन होती है मेरी इवन अमेरिकन से, उनको हमारी अब समझ आना शुरू हुई है कि हम पीस लविंग हैं, हम इस तरह नहीं वॉर मॉन्गरिंग करते। इसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी कन्वर्ट करना चाहिए वैल्यू। अब मेरी जैसी हम्बल वॉइस यहाँ पे अगर 10 लोगों को मिलेंगे या 50 लोगों को मिलेंगे, 10 इंटरव्यू दे दूंगा मैं, लेकिन असल काम तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो सीजन लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको करते रहना चाहिए। और बाकी मुल्कों जो सुपर पावर्स हैं, वेस्ट है, यूरोप है, इवन रशिया है, उनको ये कन्विंस करते रहना चाहिए कि हिंदुस्तान की वॉर मॉन्गरिंग की स्ट्रैटेजी पूरे 1.8 या 9 बिलियन लोगों की सिक्योरिटी को खतरा है, जो कि 22% दुनिया की आबादी है, और उसको खतरा है।
अच्छा, आपने फरमाया कि जी झूठ नहीं पाकिस्तान बोलता, और हमने देखा कि 93 दिन बाद, जैसे कि आपने फरमाया, भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ को ख्याल आया, तो उसके ऊपर ख़ुद मैं देख रहा था कि भारतीय मीडिया में भी तनकीद हो रही है, लोग सवाल कर रहे हैं, और हत्ता कि ये तक कहा जा रहा है उनके मुताल्लिक़ कि जी उससे जो है उनका जो एक कहते हैं ना अथॉरिटी है अपने फोर्सेस के ऊपर, जो है वो ग्रिप कमज़ोर होती है कि जब आपके मतलब है लीडर्स की अगर बातों के अंदर कंट्रडिक्शन हो, क्योंकि सबको पता होता है कि जी किसने क्या कारनामा किया। क्या ये इस तरह का जो बयान है किस लिए, पॉलिटिकल कंपल्शन थी उनकी? अपनी ज़ाहिर फोर्सेस में तो पता होता है कि हमने क्या कारनामा अंजाम दिया, इंडियन एयरफोर्स को पता होगा, उनकी मिलिट्री को पता होगा, किसको वो एड्रेस कर रहे थे? ज़ाहिर दुनिया भी यकीन नहीं कर रही इस बात पे। आमिर साहब बीइंग अ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, जो उनके एपी सिंह साहब है, एयर चीफ मार्शल, दूसरे मुल्क की एयरफोर्स है, मैं उनका प्रोफेशनली एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे हमदर्दी भी हो रही है उनसे। हमदर्दी इस फ्रंट पे हो रही है कि इतने बड़े रैंक के साथ इतनी बड़ी एयरफोर्स, जो दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स है दुनिया की, उनसे क्या कहलवाया जा रहा है और क्या कहने पर मजबूर किया जा रहा है। आपको नजर आ रहा होगा, और मैं कल से बातें परसों से यही कर रहा हूँ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें और एक्चुअल लैंग्वेज देखें। आप उसको लफ्जों को टाइप कर लें एक दफा और फिर सिर्फ देखें कि कोई एक सेंटेंस आपको कन्विक्शन वाला नजर आता है जिसपे उन्होंने कहा कि हमने ये किया है। जैसे यहाँ पे एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कोई अबहम, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स नहीं छोड़े थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की थी विद डाटा। फौरन ही किया था, ये नहीं किया था कि मतलब हफ्तों लगा दिए। और दूसरी आमिर साहब एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूं, कल मैंने मीडिया को कुछ बताया। देखिए, मैं एज अ फाइटर पायलट मैं उस दिन छुट्टी नहीं कर सकता जिस दिन मैंने प्रैक्टिस मिशन भी किया हो और मैंने कोई बॉम्ब गिराए हो या वेपन्स मारे हो या गन्स फायर की हो, जब तक मैं रिजल्ट उसका कंपाइल करके, उसकी डीब्रीफ, उसका एनालिसिस करके रिकॉर्ड नहीं करता। अच्छा। छुट्टी नहीं हो सकती हमारी, ये पार्ट ऑफ द मिशन होता है उस दिन का। और जो बॉम्ब गिराए जाते हैं, हम उसको जंग में भी कहते हैं बॉम्ब डैमेज असेसमेंट, हम BDA कहते हैं। क्लोजिंग में आपके BDA एवरी डे या जो मिशन आप करके आते हैं उसका असेस करना होता है आपने। अब 93 दिन नहीं लेते जब सैटेलाइट्स आपके पास हैं, इंटेलिजेंस आपके पास है, डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके पास हैं। S-400 मिसाइल का कह रहे हैं कि हमने उनसे मारे थे, और S-400 का आप देखिए कि S-400 के पास तो कंप्लीट डाटा है, मैंने उसको काफी पढ़ा है मिसाइल को। उसके पास कंप्लीट डिजिटल फुटप्रिंट होता है, वो आपको लोकेशन बताएगा, एंगल बताएगा, लोकेशन बताएगा, मैंने कहा मारा है। आप सारी रिलीज कर दें S-400 की। और ऑन टॉप ऑफ दैट लास्ट पॉइंट, आप एयरफोर्स की तरफ नहीं आप ले जाना चाह रहे थे, लेकिन लास्ट पॉइंट ये है आमिर साहब के वो सारे किल्स क्लेम कर रहे हैं कि हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल्स ने मारा है। भाई, आपके पास 1000 फाइटर जहाज है, वो किस दिन के लिए आपने रखा था? हमने जो सारे मारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक सरफेस टू एयर मिसाइल से मारा है, बाकी सब के सब हमारे फाइटर जहाजों ने मारे हैं। तो आपके 1000 फाइटर जहाज किस दिन काम आने के लिए? वो तो उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया उस दिन। तो सरफेस टू एयर मिसाइल से तो कोई एयरफोर्स जंग नहीं जीत सकती, और खासतौर पर हिंदुस्तान एयरफोर्स जो बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है वो कैसे जीत सकती है? दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुन के वाकई पाँव नहीं होते। यहाँ पे वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिए। मई में होने वाली 4 रोज़ा जंग के बाद जो है भारत अपनी खिफत मिटाने के लिए मुसलसल कोई ना कोई, कहते हैं ना कि झूठ का सहारा ले रहा है, मुख्तलिफ इल्ज़ामात का सहारा ले रहा है। लेकिन भारत जो कुछ कर रहा है उससे एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जी वो दोबारा किसी किस्म की मुहिम जोई कर सकता है। इसलिए जो अभी कहते हैं ना वक्फे से पहले चिश्ती साहब ने, एयर कमोडोर चिश्ती साहब ने जो बड़ी अहम बात की थी वो ये थी कि जी इस कामयाबी के बाद पाकिस्तान को आराम से नहीं बैठना, सुकून से नहीं बैठना, बल्कि हम वक्त तैयार रहना है ताकि आप जो भी दुश्मन के मकरू अज़ाइम हैं उनका जवाब दे सकें, सद्देबाब कर सकें, उन्हें नाकाम बना सकें। आमिर साहब को उसके साथ इजाज़त, खुदा हाफिज़।